हाँ, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो ऐसा है हाँ, तो ऐसा है। तो आज से थोड़ा बहुत पढ़ाई चालू करते हैं अपन। जैसा कि आपको पता है कि कंपनीज एक्ट क्यों बनाया गया था। कल की क्लास में हमने यही देखा कि कंपनीज एक्ट बनाने के पीछे का एम क्या था, क्यों इसका निर्माण किया गया। तो कल की क्लास में हमने ये देखा। इसके अलावा कंपनी बनाते क्यों हैं लोग, ये वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था एक ज़माने में, फिर से बताता हूँ हल्का फुल्का। देखो, छोटा काम करना है ना तो कंपनी नहीं बनाना पड़ता। जैसे अब मेरे को अगर छोटा सा काम करना है, एक छोटी सी दुकान बना के चालू करना है काम, तो मैं क्या करूँगा, छोटी सी एक शॉप बनाऊँगा। यहीं पे अपन अकेले रहेंगे, एक आध एम्प्लॉय रख लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अकेले ही हम काम करेंगे। तो ये होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप चालू करके मैं काम कर सकता हूँ। पार्टनरशिप कब बनाते हैं हम, जब हमको लगता है कि नहीं, थोड़े बड़े पैमाने पे काम करना है, हमको लोगों की भी ज़रूरत है जो कि ओनरशिप वाली फीलिंग से काम करें। तो देखो, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप करता हूँ वहाँ भी मैं लोगों को जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लोग के मन में ओनरशिप वाली फीलिंग नहीं आती कि नहीं, अपनी खुद की कुछ फर्म है या अपने खुद का बिजनेस है, ये फीलिंग नहीं आती। वहीं अगर मैं थोड़ा बड़ा काम करना चाहता हूँ, तो मैं अगर 3 जनों को जोड़ता हूँ, मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स, ये दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा। पहली चीज़ तो होगी पैसा मिलेगा, पैसा आ जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, मुझे एक हैंड मिल गया। पहले क्या होता था, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ खरीदी करने दुकान के लिए, तो मुझे दुकान या तो बंद रखना पड़ता था या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भरोसे छोड़ना पड़ता था। बट अब क्या है, अब मैं अगर बाहर के काम देखता हूँ, तो जो बाकी के काम हैं, जो ऑफिस के काम हो गए, दुकान के काम हो गए, या फिर सेल्स करना है, सेल्स प्रमोट करना है, ये सब काम करना फिर बाकी के लोग कर सकते हैं। पार्टनर्स जो रहते हैं वो लोग कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप हम तब बनाते हैं जब हमको थोड़ा सा बड़े पैमाने पे काम करना है। पर अगर हमको और बड़े पैमाने पे काम करना है, जिसमें हम चाहते हैं कि पैसा तो बहुत सारे लोग लगाएं लेकिन चलाएं हम, तो हमको पैसा बहुत सारा चाहिए, बट हम ये नहीं चाहते कि किसी और के हाथ में कंट्रोल चला जाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम कंपनी बना सकते हैं। कंपनी में एक खास बात ये होती है कि पैसा देने वाले लोग अलग होंगे। ऐसे खूब सारे लोग हैं, इन लोगों ने पैसा दिया है, लेकिन चलाने वाले जो लोग होते हैं ये गिनती के लोग होंगे। तो ये आपको पता है, पैसा बहुत सारे लोगों ने दिया है। जैसे अगर आप रिलायंस जैसी कंपनी की बात करें, तो हजारों लाखों लोगों ने उसमें पैसा लगाया है, लेकिन हम वो चला नहीं सकते। तो ये खास बात होता है कंपनी का कि इसमें एक सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट होता है। जो आपको पता है कि ओनर्स जो हैं, पैसा जो लगाते हैं वो लोग मैनेज नहीं करते। तो मुझे पैसा भी रेज हो गया, मिल गया, और हमारा जो मैनेज करना है तो मैनेज भी हम ही लोग कर रहे हैं, तो कोई बाहर वालों का उसमें रोल नहीं आता। तो ये एक खास बात होती है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट का यहाँ सेपरेशन होता है। दूसरा होता है, जो यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, अनलिमिटेड थी दोनों जगह पे। मीन्स अगर यहाँ पे हमारी पार्टनरशिप फर्म अगर कोई पैसा नहीं दे पा रही, तो मुझे घर से भी लेके आना पड़ता था। तो घर से मुझे हो सकता है कि मेरे घर का कोई एसेट बेच के पैसा लाना पड़े। जैसे समझो मेरा पार्टनर है, उसको भी कुछ ना कुछ बेचना पड़ रहा है, तो हमको घर बार बेच के भी ये चीज़ लेके आना पड़ता था और लोगों को पैसा चुकाना पड़ता था। बट अगर हम कंपनी बनाते हैं, तो पहली चीज़ तो मैनेजमेंट और कंट्रोल अलग हो गया, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग हो गई। दूसरी चीज़ लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। जो एक खास चीज़ हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम हमेशा जितना भी अनलिमिटेड एक्सटेंट तक के पैसा पे करते रहें। तो लिमिटेड लायबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है। और तीसरी चीज़ मिलती है परपेचुअल सक्सेशन, जो कि एक सेकेंड, आवाज़ क्लियर नहीं है। हाँ, तो ऐसा है, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स
कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस होता है, यानी कंपनी खत्म नहीं होती, चलते जाती है, जो कि आपको पता है। तो मेन एम क्या होता है कंपनी बनाने का? पार्टनरशिप से भी तो हम काम कर रहे थे, ये सवाल आपको पहले भी आया होगा कि क्यों बनाएंगे हम कंपनी। तो मेन एम ये है कि यहाँ पैसा बहुत सारा आ गया और मैनेजमेंट हम ही कर रहे हैं, तो चलाने का उसका जो काम है वो हम कर रहे हैं, ये एक खास चीज़। लिमिटेड लायबिलिटी और परपेचुअल सक्सेशन, ये तीन खास चीज़ होती है। बाकी और भी फीचर्स हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है, बट ये तीन खास फीचर्स होते हैं जिसके वजह से हम कंपनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम बेसिक पढ़ते हैं कि ये एक्ट किस किस को लगता है। वैसे आपको ये पता है, आपके बुक में दिया भी है, तो आपने पहले भी पढ़ चुकी है ये चीज़। सेक्शन नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें बताता है। तो ये एक्ट पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है। तो अब तो वैसे सभी एक्ट पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होते हैं। पहले एक ज़माना था जब लिखा होता था एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अब सभी एक्ट हर जगह लागू होने लगे पूरे भारतवर्ष में। सो पूरे भारत में लगता है, सिंपल है। दूसरा पॉइंट किसको लगता है? तो एक कंपनी को। कंपनी क्या है वो भी हम देखेंगे। तो कंपनी को लगेगा क्योंकि कंपनीज एक्ट है, सिंपल। तो कंपनी मीन्स क्या? तो हम जब डेफिनेशन देखेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 डिफाइन करता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है वो, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो पुराने भी कंपनी लॉ रह चुके हैं, इनमें भी कोई अगर रजिस्टर्ड कंपनी होगी, जैसे कि पुराने कंपनीज एक्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड थी, या और भी कोल इंडिया वगैरह हैं, ये सब बहुत पुराने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये तो 2013 के पहले की है कंपनीज, तो क्या इनको भी ये एक्ट लगेगा? द आंसर इज यस। ठीक है, तो कंपनी को लगेगा जो कि इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, मीन्स 2013 का एक्ट, और इसके पहले के कोई भी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो उनको ये एक्ट लगता है। दूसरी चीज़ जो आपने ऑलरेडी पढ़े थे, इंश्योरेंस कंपनीज को लगता है। पता है आपको ये इंश्योरेंस कंपनीज, ये अलग से क्यों बताना पड़ा? क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं होती। ठीक है, इनका अलग एक्ट है, इंश्योरेंस का एक्ट होता है, इंश्योरेंस एक्ट है। वैसे ही बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग का भी अलग एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, तो ये उसके थ्रू बनती है। वैसे ही पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो काम करती है, तो सप्लाई जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये। और कोई स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज है, जैसे कि LIC, LIC का खुद का एक्ट है, तो LIC एक्ट के तहत वो बनाई गई है, तो उनको भी ये एक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये जो एक्ट है सबको लगेगा, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो फिर नहीं लगेगा। अब इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? मीन्स विपरीत जाना, अपोजिट जाना, अपोज कर रहा है। मीन्स समझो कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है, कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा है, और इंश्योरेंस एक्ट में कुछ और लिखा है, इसके अपोजिट कुछ अलग चीज़ लिखी है। तो ऐसे केसेस में फिर आपका कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, फिर जो स्पेशल एक्ट है वो लगेगा, इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा रूल है, कभी भी ध्यान रखो, ये याद रखना है। तो जैसे आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है नॉर्मल फ्रेंड, एक है स्पेशल फ्रेंड, रहते हैं कभी कभी, तो आपकी एक स्पेशल फ्रेंड होगी कोई ना कोई। सो एक नॉर्मल फ्रेंड, एक स्पेशल फ्रेंड, जब तक दोनों साथ में चल सकते हैं साथ में चलेंगे। जब तक के दोस्त बोल रहा है वो भी सुन सकते हो आप, वो बोल रही वो भी सुन सकते हैं, तो दोनों की बात सुनते हैं अपन, और जो भी काम है साथ में करते हैं। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी हो गई, आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई चल अपन आज क्रिकेट खेलने चलेंगे, और स्पेशल फ्रेंड बोलती है कि आज चलो बाबू मूवी देखने चलेंगे, तो ऐसे केस में आप किसकी सुनोगे? स्पेशल की, तो स्पेशल फ्रेंड की। बस वैसे ही है, इंश्योरेंस एक्ट यानी उनका स्पेशल एक्ट है, और कंपनीज एक्ट उनके लिए जनरल एक्ट है, फिर आप कंपनीज एक्ट की नहीं सुनोगे। तो जब इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो फिर आप जो स्पेशल है उसकी बात सुनते हैं। ठीक है, तो वही है, कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनी को भी लगेगा, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट है तो नहीं लगेगा। उनके खुद के एक्ट से, इंश्योरेंस एक्ट या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, IRDA, ये गवर्निंग बॉडी है। जैसे बैंक्स के लिए RBI है, वैसे ही IRDA है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न करती है। फिर बैंकिंग कंपनीज को भी लगेगा, एक्सेप्ट नहीं लगेगा इफ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। पावर जनरेशन इनको भी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई वाली कंपनीज को, एक्सेप्ट इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो फिर नहीं लगेगा। वैसे ही अदर कंपनीज, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो फिर नहीं लगेगा।
इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी अन्य कंपनी को भी ये एक्ट लगा सकती है, जो कि एक्चुअल में कंपनी नहीं है, ये पूरे पॉइंट्स में कवर नहीं होती, उनको भी ये एक्ट लगा सकती है। ठीक है, तो अगर कल चल के कोई नया ऑर्गेनाइजेशन टाइप निकलता है और गवर्नमेंट चाहती है कि इसको भी ये एक्ट लगाया जाए, तो फिर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सभी को लगता है, वैसे जैसे एग्जाम्पल दिया भी आपको, FCI, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो है ये भी अलग प्रकार से बनाई गई है, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती। तो ये जो रोड्स वगैरह बनते हैं तो NHAI वगैरह के थ्रू ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसके बाद किसको नहीं लगता ये बताया, ट्रस्ट को नहीं लगता। ट्रस्ट एक अलग कंसेप्ट है जिसमें हम जनरली प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते हैं, ट्रस्ट वगैरह जो बनाते हैं तो वो सिर्फ कुछ अच्छा कार्य करना है, जैसे हमको गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करना है उसके लिए करते हैं, या फिर हमको कैंसर पीड़ितों की मदद करना है तो उसके लिए ट्रस्ट वगैरह का निर्माण किया जाता है। वैसे ही सोसाइटीज़ को नहीं लगता है, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में कवर होते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है, सभी चीज़ सिंपल है, बस ख़त्म। चलो, नहीं बचा है, अभी तो ये ख़त्म हुआ, अभी हम एक्चुअल पढ़ाई पे आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी क्या है, थोड़ा सा मैं इसको स्पीड अप करूंगा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ज़्यादातर लोगों का। कोई ऐसा है जिसने कंपनीज एक्ट कभी नहीं पढ़ा है? सबने पढ़े हैं? नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्ट एंट्री वाले हो सकते हैं, ऐसा भी होता है, कोई साइंस की तरफ से आए ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे होते हैं BSc करने के बाद फिर सोचे चलो CA कर लेते हैं, ऐसा होते हैं कई बार। जैसे एक दो बैच पहले एक था, वो इंजीनियर था, इंजीनियरिंग करने के बाद उसने सोचा सर मैं थोड़ा CA कर लेता हूँ, तो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने के बाद है, हाँ थोड़ा है अच्छे से, ठीक है, हाँ। तो कंपनीज एक्ट सबने पढ़ा है, तो अपन थोड़ा उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। वैसे मैं बताऊंगा पूरी चीज़ 100%, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये हो चुका है फाउंडेशन पे तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बकवास है, सिर्फ बोला है कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये कुछ नहीं समझाती, बेकार की डेफिनेशन है, बट ऐसी डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट में आपको देखने को मिलेगी। फिर जब एक्ट नहीं बोलता तो लोग बोलते हैं, तो एक अंकल आए थे लॉर्ड जस्टिस लिनले, उन्होंने बोला कि कंपनी क्या है, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। तो उनका बोलना था ये एक एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे लोग, एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जब लोग मिलते हैं साथ आते हैं उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। जैसे पार्टनरशिप इज ऑल्सो एन एसोसिएशन, वो भी एसोसिएशन है, लोग जुड़ रहे हैं। तो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ, इन लोग कुछ पैसा वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कॉमन स्टॉक। एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इसमें पैसा ये लोग डालते हैं, बदले में इनको मिलते हैं शेयर्स, शेयर्स दिए जाते हैं, ये भी अब आपको पता है। अगर आपने शेयर्स को इग्नोर किया होगा कोई दिक्कत नहीं, फिर से अभी समझ लेंगे अपन, तो आपको शेयर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी अब, और आगे तो यही है, क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट में शेयर्स वगैरह की काफ़ी अकाउंटिंग देखेंगे, और जब आप फाइनल लेवल पे जाएंगे तो फाइनल लेवल पे तो और ज़्यादा है, वहाँ पे तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, उसमें समझता ही नहीं, फिर आज मेरे पास शेयर है ही नहीं फिर भी मैंने शेयर बेच दिया, ऐसा भी होता है। तो कुछ भी होता है उसमें, तो शेयर्स है नहीं मैंने बेच दिया, कैसे बेचा, बस बेच दिया, बाद में खरीदते हैं, उल्टा होता है। तो इसलिए शेयर्स वगैरह को कभी भी लाइटली नहीं लेना, एक्चुअली फ्यूचर यही है। अभी आजकल आप देखोगे, अभी मार्केट ही देख लो, शेयर मार्केट एकदम उछाल पे, अभी थोड़ा नीचे आया बट अल्टीमेटली है 15,000 के पार। तो निफ्टी की अगर बात करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है अभी फ़िलहाल मार्केट, जबकि हालत उतनी अच्छी नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, बट बड़ी कंपनीज़ की हालत अच्छी है। और धीरे धीरे थोड़ा अपने को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अपन आम लोगों में न रहें, तो ऐसा बोलना है बहुत सारे लोगों का, एक जैक मा करके है, जैक मा, जैसे अपनी मम्मी बोलते हैं ना वैसे जैक मा भी बोलते हैं, तो वो बोलते रहते हैं बहुत कुछ। उनका ये बोलना है
कि बस आने वाले कुछ साल में, उन्होंने तो बहुत कम 2030 वगैरह बोला है, सभी चीज़ ऑटोमेटेड हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करेगी और धीरे धीरे जो इंसान है वो रिडेंडेंट होते जाएंगे। तो ऐसा उनका बोलना है और खूब सोच के बड़ा खतरनाक लगता है ये, लेकिन बात सही है। जापान में एक पूरा बैंक है जो फुल्ली ऑटोमेटेड है, जहाँ एक भी एम्प्लॉय नहीं है। तो ऐसा बैंक भी बन चुका है। अब धीरे धीरे हो रहा है। यूएस में बहुत सारे एडवोकेट्स के जॉब चले गए क्योंकि उन्होंने एक्सपर्ट सिस्टम्स बना लिए, जो कि लीगल एडवाइस देना है तो तुरंत खुद लीगल एडवाइस देते हैं। सिर्फ बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं वो लोगों के जॉब्स बचे हैं। तो ऐसा हो रहा है अभी धीरे धीरे। देखते हैं क्या क्या होता है। तो बदलाव के साथ हमको भी जाना चाहिए। तो खैर ठीक है, फिलहाल अपन पढ़ लेते, बाद में बदलेंगे। खैर, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये लोग बनाते हैं सब लोग मिल के और पैसा लगाते हैं और इसके थ्रू बिजनेस करते हैं। फिर बिजनेस से जो पैसा आता है वो ये लोग आपस में बांट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जो इनको बदले में मिलता है उसको हम बोलते हैं शेयर। क्योंकि इन्होंने पैसा डाला, तो पैसा डाला तो कुछ उनको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि तुम्हारा इतना पैसा हमारे पास रखा है। तो कंपनी इनको शेयर्स देती है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। इनको ही कुछ केसेस में हम मेंबर्स बोलते हैं। याद है ये सब? याद आ रहा है? सुना सुना लग रहा है? तो देखते हैं। फिर कंपनी जैसे बन गई, ये हो जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। पता है ये भी आपको? मीन्स ये अलग व्यक्ति विशेष बन गई। और जैसे ही हम बोलते हैं ये व्यक्ति बन गई, मीन्स ये आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, तो ये काम कैसे करेगी? तो ये काम करेगी थ्रू डायरेक्टर्स। तो कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। इंडिविजुअली हम इनको बोलते हैं डायरेक्टर्स और कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड मीन्स जब भी अपन कुछ लोगों को जोड़ लेते हैं उनको हम बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, नहीं ये अलग है, ये अलग चीज़ हो जाती। तो जैसे आपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ देखा होगा, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है ना आपके इसमें, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करके एक चीज़ है जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। उनका एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, वो आपके पढ़ाई के लिए काम करते रहते हैं वो लोग। तो वो एक जन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए उसको बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़, तो वो भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, हम भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है। वो बोर्ड है, हम बोर है, बोर हो गए ना अपन पढ़ पढ़ के। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ तो अपन भी है। हाँ, इसमें मैं एक और बहुत ही बकवास जोक मारता हूँ। आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आपने कोई किसी ने भी फिजिकल क्लास नहीं किया। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी होते हैं, पता होगा आपको। इतने बोरिंग होते हैं कि उनका ऐसा हाथ हिलाओ तो मुंह से पानी निकलता है। बोरिंग। ठीक, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है। हाँ, तो ठीक है। अब किसी किसी को समझा नहीं, सोच रहे सर क्या हो रहा है। फिर घर जाके समझेगा। नहीं होता है, ऐसा होता है। तो कुछ लोग जबरदस्ती हंसते हैं। ठीक है। हाँ, तो इनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। नहीं, कभी कभी एक्चुअल में भी होता है, किसी किसी को समझता नहीं, फिर बाजू वाला समझाता है अबे बोरिंग हैंड पंप। तो ऐसा होता है। हाँ एक्चुअल, एक इस पे भी जोक है। ये जोक शायद मैं सुनाया हूँगा आपको। तो एक जोक है, एक बार की बात होती है, एक व्यक्ति होता है, वो अनाउंस करता है कि मैं दिन में मैं 3 जोक सुनाऊंगा और एक एक करके इंडिविजुअल को बुलाऊंगा और मैं जोक सुनाऊंगा। जो भी व्यक्ति तीनों जोक में नहीं हंसेगा मैं उसको 1 लाख रुपए पे करूंगा। अब सब लोग बोलते हैं अरे कितना आसान है ये तो, नहीं हंसेंगे अपन। जाते एक एक करके, बहुत सारे लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग पहले जोक में ही हंस देते हैं। फिर दूसरे जोक में तो कोई ना कोई भी रुकता नहीं, अल्टीमेटली हंसता ही है। कुछ लोग होते हैं जो तीसरे तक रुकते हैं, बट अल्टीमेटली जब वो तीसरा जोक सुनाता है तो सभी हंसते हैं। अब एक व्यक्ति आता है, पप्पू। पप्पू आया, बैठा है सामने। पप्पू को जोक सुनाता है, पहला जोक। उसको बिल्कुल हंसी नहीं आती, कोई एक्सप्रेशन नहीं, चुपचाप बैठ के देख रहा है। फिर दूसरा जोक, फिर कुछ भी नहीं, कुछ एक्सप्रेशन नहीं। फिर तीसरा जोक सुनाते हैं। अब यहाँ पे सुनाने वाला टेंशन में कि अगर नहीं हंसा तो पैसा देना पड़ेगा। फिर भी वो नहीं हंसा। वो बोले भाई मैं हार गया, ले 1 लाख रुपए ले। वो ले लेता, 1 लाख रुपए घर चले जाता। फिर दूसरे दिन इसको नींद नहीं आती रात भर, ये सोचता है यार वो कैसे क्या नहीं हंसा यार, इतना कैसे कंट्रोल हो सकता है किसी में। तो बोलते जाके देखता हूँ मैं। वो जाता है उसके घर पे, घर पहुँचता है।
और उसको पता लगता है यार उनकी तो डेथ हो गई, पप्पू जी जो थे वो तो स्वर्गवास हो गया। बोले अरे कल तो बहुत ही अच्छे थे। पता नहीं, बोले कल रात को क्या हुआ पता नहीं, बोले तो टॉयलेट गए और वहां जाके बहुत जोर जोर के हंस रहे थे, अब समझा, बहुत हंसे बहुत हंसे। हाँ मर गए बोले, इतना हंसे कि मर गए। तो ऐसा भी है। सो खैर छोड़ो, तो ऐसा होता है कभी कभी। चलो छोड़ो। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम करते हैं? ये मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स ओनरशिप देखते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इनको ओनर्स ऑफ द कंपनी नहीं बोलते हम, इनको हम ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल बोलते हैं। भले ही पढ़ने को आपने 11th-12th लेवल पे पढ़ा होगा कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, पर यह बोलना गलत है, क्योंकि कंपनी एक अलग व्यक्ति विशेष है और व्यक्तियों के कोई ओनर नहीं होते। तो कंपनी एक व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है। एक और खास बात मिलती है इसको, परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स ये अमरत्व को प्राप्त हो जाती है, अमर हो जाती है कंपनी। तो एक कंपनी जैसे ही रजिस्टर हुई इसको मिलता है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब ये है कि इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, लोग आएंगे जाएंगे जिएंगे मरेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो कल चल के ये घचक गया, घचक जाना मीन्स मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो अगर ये घचक गया या ये डायरेक्टर घचक गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते रहती है चलते रहती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो किसी के जीने मरने से इसको फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप में आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। बट यहाँ पे कुछ नहीं होता, सबकी भी डेथ हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलते रहेगी। तो कंपनी में फीलिंग नहीं होती। फीलिंग काय में होती है? समोसे में होती है, याद है आपको? तो ऐसा है। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, इसके शेयर्स जो होते हैं ना ये दूसरे व्यक्ति को मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। ट्रांसफर नहीं बोलते, ट्रांसफर हम तब बोलते हैं जब मैंने अपनी इच्छा से सेल किया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। और जब ऑटोमेटिकली हो गया डेथ वगैरह के केस में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है। अब क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये खुद के नाम से असेट्स लायबिलिटी होल्ड करेगी, और खुद के नाम से ये असेट्स होल्ड कर सकती है, मींस इसकी एक सिग्नेचर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉमन सील। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। और खुद एसेट्स होल्ड कर सकती है तो झगड़े भी हो सकते हैं, और इसीलिए ये खुद केस फाइल कर सकती है, कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। ठीक है, तो इसके ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बट मैंने जस्ट रिवाइज करा दिया, थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ मैं। यही चीज़ अगर आप देखेंगे फाउंडेशन में थोड़ा ज़्यादा लंबा चलते थे अपन, तो पूरा एक एक दिन अपन यही पढ़ते रहते थे। अब वैसा नहीं होगा, अब अपन थोड़ा स्पीड अप करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये पढ़ा हुआ है, बाकी जो नई चीज़ें हैं वो तो अपन पूरा डिटेल में जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा पुराना दिखेगा, कुछ कुछ नए सेक्शंस भी दिखेंगे, जैसे सेक्शन 14 हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे वो। तो सेक्शन 14 क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है सभी चीज़ वैसी ही रहेगी, कुछ चीज़ें तो वही रहेगी जो बेसिक चीज़ें हैं, बट काफ़ी चीज़ें बदलते हुए भी आपको दिखेगी इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये वही है, लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने बोला कि ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें लोगों ने पैसा या कुछ मनीज वर्थ, यानी हो सकता है किसी ने ज़मीन भी दे दिया, वो भी कैपिटल के रूप में यूज़ की जा सकती है, टू द कॉमन स्टॉक, और उसको किसी ट्रेड में एम्प्लॉय किया और उससे प्रॉफिट जो आया उसको शेयर किया। जो लोग शेयर्स होल्ड करते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है, और इवन वो मेंबर्स भी कहलाते हैं। कई केसेस में वो खुद मेंबर्स रहेंगे, कभी कभी हम देखेंगे डिफरेंस है शेयर होल्डर और मेंबर्स में, तो वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम बेसिक पॉइंट्स है। आगे का पैराग्राफ भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप से भी बिजनेस कर सकते हैं आप, पार्टनरशिप से भी कर सकते हैं, इवन एलएलपी बना सकते हैं। लेकिन जब आपको बहुत बड़ा काम करना है तो फिर आप कंपनी बनाते हैं। ठीक है,
तो मेन आइडिया कहीं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की है, बिजनेस वगैरह करने की है, और अल्टीमेटली अगर आप चाहो तो कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अगर आप कंपनी फॉर्म करते हो तो बात खत्म नहीं होती। इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ ओनली अ मीन्स टू द एंड। मीन्स कंपनी बनाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य है कोई काम करना, कोई बिजनेस करना, या कोई अच्छा काम करना, हो सकता है चैरिटी करना। तो कंपनी चैरिटी के लिए भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल पॉइंट्स है। और मैं ये रीड करके फिर से नहीं बताता अभी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पता है। कैरेक्टरिस्टिक जो आपको पता है। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? जितने मैक्सिमम शेयर्स मैं होल्ड कर रहा हूँ, मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम उतनी ही रहेगी। जैसे समझो मैं अगर 10,000 शेयर्स 10 रुपए के होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी रहेगी? 1,00,000 रुपए। कितने होशियार हो आप। फिर अगर इसमें से ऑलरेडी मैंने 6 रुपया पे कर दिया हूँ, मीन्स 60,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब बची लायबिलिटी 40,000। कितने होशियार हो आप। बहुत ही सही। होता है ऐसा। ठीक है भाई, तुम भी होशियार हो। कंप्यूटर जी को गुस्सा आता है। ठीक है। हाँ, तो ऐसा है, तो ऐसा है, ये सिंपल से पॉइंट्स हैं। आपको ये पता है पहले से बहुत सारी चीज़ें। अब वैसे सिंपल पॉइंट सब जगह ही देखेंगे आप इवन जब अकाउंट्स पढ़ोगे ना, आपको शर्मा सर भी बेसिक से ही चालू करेंगे, एंटिटी कंसेप्ट। हाँ, एक्चुअल में आप देखना, भले आप इंटर में पढ़ो फाइनल में पढ़ो, बेसिक्स पहले होना ही चाहिए। तो आपको देखोगे, आप शर्मा सर बताएंगे कि जब भी आप एंटिटी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसकी जगह पे खुद को रख के देखो। फिर 2 जन होना चाहिए, ऐसा बताए होंगे। मैंने ये खीसे से पैसे निकाले, ये खीसे में डाले, ट्रांजैक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ, ऐसा बोले होंगे कुछ तो भी, है ना? तो बस वही एंटिटी कंसेप्ट है। तो वो बेसिक तो चलता ही रहेगा, बताना मत सर को। तो लेकिन बेसिक ऐसा चलते रहेगा। सो मेन चीज़ वही है कि बेसिक थोड़ा टाइम तक के चलेगा, 1-2 दिन, उसके बाद फिर अपन पूरा नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो 1-2 दिन तक के आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें देखने को मिलेगी हर सब्जेक्ट में। इवन आप टैक्सेशन में पढ़ोगे तो वही जो आपको ऑलरेडी पता है, इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़े हैं, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स क्या होता, तो वो सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सब वही चीज़ें थोड़ी थोड़ी चलेगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम और अंदर जाएंगे, एकदम से अंदर नहीं जाते। तो देखो, आप कभी स्विमिंग सीखे होंगे, तो स्विमिंग में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली समुद्र में जाके फेंक दिए, तो फिर वो डूब जाएगा व्यक्ति। तो पहले कोने में सिखाया जाता है, फिर थोड़ा स्विमिंग पूल में डीप में जाते हैं, फिर नदी में, समुद्र में, फिर जहाँ जाना है जाओ। तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स मैक्सिमम लायबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल तक ही होती है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी कभी भी रजिस्ट्रेशन के बाद ही फॉर्म होगी। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। आप रजिस्टर करोगे उसको कहाँ पे? एमसीए में, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, उसके पास इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये सब भी कौन है फिर से बताऊंगा, वैसे आपको पता है क्योंकि आप फाउंडेशन से आए हैं, बट फिर भी मैं बताऊंगा कि आरओसी कौन है, एमसीए क्या है, ये सब चीज़ें फिर से एक बार देखेंगे अपन। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग व्यक्ति विशेष बन जाती है ये, जिसमें आपने एक सलमान का केस लॉ पढ़े थे, सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी। याद है किसी को केस? क्या हुआ था उसमें? हाँ, याद है आपको? चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक होता है सलमान, एक होती है कैटरीना, अरे, और सलमान की होती है जूते की दुकान। होती है कि नहीं? जूता बनाता है वो, और जूता बनाते बनाते वो कंपनी बना लेता है। तो याद होगा आपको, उसने कंपनी बनाया, कंपनी बना के उसने क्या किया, पूरा बिजनेस चलता फिरता इसको ट्रांसफर कर दिया, और बदले में ले लिया शेयर्स। शेयर्स ले लिया, खुद ने पूरे शेयर्स रखा, बाकी अपने वाइफ को दिया 1 शेयर। 4 लड़के थे उसके, उनको बोला लो बेटो तुम भी खेलो, शेयर शेयर खेलो। तो उनको शेयर दे दिया। एक लड़की थी,
बड़ी हो गई, अभी पहले गोदी में थी, अभी बड़ी हो गई। तो सबको एक एक शेयर दे दिया। और पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसने और पैसा लगाया कंपनी में और बदले में ले लिया डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं कंपनी के असेट्स के ऊपर। कुछ टाइम बाद कंपनी बिजनेस कर रही थी, क्रेडिटर से उधारी में कुछ माल खरीद के लाई और पैसा देना बचा था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन आ गया और डिप्रेशन के चलते कंपनी डूब गई। बहुत सारी कंपनीज डूबी थी, जैसे अभी भी मंदी आई तो बहुत सारे छोटे बिजनेस वाले डूब गए, उस प्रकार से पहले भी हुआ था। तो ये कंपनी डूब गई। ये लोग आ गए, चलो भैया हमको हमारा पैसा दे दो। ये भी आ गया, हाँ भैया हमारा पैसा दे दो। इसको बोले अरे तुमको थोड़ी बोल रहे, तुम तो ओनर हो, तुम कैसे क्या अपना पैसा निकाल सकते हो। लेकिन कोर्ट ने यहाँ बोला कि नहीं, सॉलमन अलग व्यक्ति है और ये जो कंपनी है सॉलमन इन कंपनी लिमिटेड ये अलग व्यक्ति है। तो अलग व्यक्ति होने के कारण ही कैन ऑल्सो बिकम अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे बीइंग अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ही इज एंटाइटल्ड टू प्रायोरिटी इन पेमेंट, इसको पहले पैसा मिलेगा। ठीक है, और अगर उसके बाद बचता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है केस, तो बिल्कुल वही वाला केस है, बदलाव तो होंगे नहीं। ठीक है, बट थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं अपन, तो ये सब पता है आपको। आगे बढ़ते हैं। ये बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास बने होंगे पहले के, कि नहीं बने होंगे ना कहीं बनाए होंगे आपने ऐसा, या तो स्क्रीनशॉट तो हो गई है ना, स्क्रीनशॉट बहुत लोगों ने निकाल के रखे। चलो, तो वही है, सॉलमन एंड सॉलमन कंपनी का केस है। ये कुछ तो भी दिख भी रहा है, जो भी ये फोटो है पुरानी, तो एक बार आप रीड कर लेंगे आपको समझ जाएगा, अपन फिर से उसको रीड करने में टाइम नहीं देंगे अभी। ठीक है, देन दूसरा एक केस देखे थे आपने, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का, ये भी याद होगा आपको थोड़ा बहुत। ली था एक, ब्रूस ली नहीं, तो ली व्यक्ति होता है, ये एक खेत में खेती बाड़ी करता है, झाड़ उग रहे हैं लाल लाल। ठीक है, और ये पायलट होता है, पता है पायलट, प्लेन उड़ाते हैं। तो पायलट होता है, प्लेन उड़ाता है ये, प्लेन प्लेन नहीं बनाता, पायलट है लिख देते अपन। ठीक है, तो पायलट है ये, और ये क्या करता है, ये प्लेन उड़ाते हुए अपनी जो खेती की ज़मीन है उस पर पूरे पेस्टिसाइड्स वगैरह फेंकने का काम ऊपर से वो करता है। ठीक है, फेंकने का है ना, वो उनके प्लेन में लगा रहता है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उस पर वो जाते हैं। अब क्या होता है, ये सोचता है यार अपन गरीब किसान हैं, कब तक ऐसा करते रहेंगे, तो वो क्या करता है, वो एक अलग कंपनी बना लेता है और कंपनी को पूरा ये ट्रांसफ़र कर देता है, पूरा बिजनेस वैसा का वैसा, अलॉन्ग विद द लैंड प्लेन सब चीज़ें ट्रांसफ़र कर देता है और खुद बन जाता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर है, प्लस चीफ पायलट, पायलट ऑफ द कंपनी भी बन जाता है कि मैं तुम्हारा कंपनी का पायलट हो गया। कंपनी जाती है एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग यहाँ पे खेत में काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, वो सबका इंश्योरेंस निकाल के लाती है। कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम भर देती है और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर तुम्हारे कोई भी एम्प्लॉय की डेथ होगी जब वो काम कर रहे हैं तो हम उसका कॉम्पेंसेशन देंगे, तो हम नुकसान की भरपाई करेंगे। क्योंकि ये अब तो ज़रूरी है, आप देखेंगे कि बहुत सारे कानून है इसके ऊपर कि अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उस पर कॉम्पेंसेट करना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी इंश्योरेंस निकाल लेती है कि पैसा अगर देना पड़ा तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाएगा। अब क्या होता है, एक दिन ये अंकल खुद पायलट, ये अपना जो प्लेन है, प्लेन चलाते हुए कहीं तो भी जाके ठोक देते हैं और गुजर जाते, गचक जाते, इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ होने के बाद इनकी वाइफ आती है, वो बोलती है कि हमको पैसा दे दो, कंपनी से बोलती है हमको पैसा दो। कंपनी इन टर्न जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास और बोलती है देखो भाई हमारे एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो हमको पैसा दे दो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ये एम्प्लॉय थोड़ी है तुम्हारा, ये तो ओनर है। तो यहाँ पे क्योंकि वो अकेला ही व्यक्ति होता है और उसकी वाइफ होती है, दो ही जन शेयर होल्डर होते हैं, तो बोलते हैं कि मेजर शेयर होल्डर तो यही है,
ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी और ये व्यक्ति तो एक ही है। बट यहाँ पे कोर्ट ने बोला नहीं, कंपनी अलग है और ये व्यक्ति अलग है, एंड बीइंग अ सेपरेट इंडिविजुअल ही कैन ऑल्सो बी अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ही इज अ पायलट, चीफ पायलट है, तो ही कैन ऑल्सो बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे बीइंग एन एम्प्लॉय, उसकी भी कार्य करते हुए डेथ हुई है, तो यहाँ पे भी कॉम्पेंसेशन वॉज ड्यू। तो कोर्ट ने बोला यस, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी इसको पैसा देगी और ये कंपनी फिर मिसेस ली जो है उनको पैसा देगी। ठीक है, तो ऐसा है। परपेचुअल सक्सेशन, अमर हो जाना, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं आपके हनुमान जी अमर है, ऐसा बोलते हैं बाप, सुना हूँ मैंने, आपने भी सुने होंगे, अमर है बोलते हैं। और भी लोग हैं ऐसे, विभीषण है वो भी अमर है बोलते हैं, एक राजा बलि है, ऐसे कुछ कुछ लोग हैं, जामवंत है, भालू था ना जामवंत, हाँ ये परशुराम है, ऐसे लोग अमर है बोलते हैं। ठीक है, अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा है मय, काय में था ऐसा कोई तो भी एक सीरीज में है। हाँ नहीं, महाभारत में तो था, आप लोग के लिए महाभारत ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे कुछ, सीक्रेट गेम्स था जहाँ तक के, तो उसमें अश्वत्थामा। ठीक है, तो रहते हैं, अमर होते हैं लोग। तो लेकिन एक्चुअल में ये सब कहानियों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। उस दिन मैंने एक कहानी बताया था आपको कि हनुमान जी से सीखने मिला अपने को, बट देखो वहाँ पे ना हनुमान जी सेकंड कैंडिडेट थे, पहला कैंडिडेट जो था ना वो था अंगद। अंगद को पहले पूछा गया था भाई तू जा सकता क्या, वो बोले यार मैं चले तो जाऊंगा, वापस आऊंगा क्या पता नहीं। तो उसने इनिशिएटिव नहीं लिया, जबकि वो डिजर्विंग था, वो आ भी सकता था वापस, बाद में गया भी था वो, बाद में उसका पैर तक नहीं हिला पाए थे लोगों ने, तो वो डिजर्विंग था, लेकिन उसने इनिशिएटिव नहीं लिया। तो इससे आपको ये भी सीखने मिलता है जो इनिशिएटिव लेता है ना वो आगे बढ़ता है। तो आप देखो, हनुमान जी ने एक बार जाके आग लगा के क्या है, उसके बाद कुछ भी करना है तो हनुमान जी को भेजा, अरे वो संजीवनी लाना है, हनुमान कहाँ है, वो पकड़े उसको भेजे। तो हाँ, तो एक्चुअल में इनिशिएटिव लेना इंपॉर्टेंट होता है। जो व्यक्ति पहले काम करेगा ना वो उसकी वैल्यू है, बाद में हर कोई करेंगे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो इनिशिएटिव जो लेगा वो हमेशा फिर आगे बढ़ते जाएगा। तो आपने हनुमान जी से ये भी सीखना चाहिए कि इनिशिएटिव लेने का एक कैरेक्टर, कोई गुस्सा ना हो जाए हनुमान जी वगैरह, पता लगा एक आध दिन में कुछ बोल रहा हूँ और वहाँ से बिजली कड़की मैं यहाँ स्वाहा। सो ठीक है, तो ये सब सीखने मिलता है लेकिन आपको, ठीक है, तो सीखना चाहिए अपने को, जितना जहाँ जहाँ से सीखने मिल रहा है सीख लेना चाहिए। तो ऐसा है, इनिशिएटिव लेना इंपॉर्टेंट होता है, पहला व्यक्ति याद होता है जो एक्चुअल में पहली बार कुछ चीज़ करेगा, फिर बाद में दो तीन लोग और वही चीज़ करेंगे तो उतना उसका मैटर नहीं पड़ता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हाँ, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी अमर है, इसको लोगों के आने जाने से, जीने मरने से, रहने ना रहने से, इंसॉल्वेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसको बंद किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, तो कानून के द्वारा बनाई गई है और कानून के द्वारा इसको बंद किया जा सकता है। और बंद कैसे करते हैं ये आपको पढ़ना है सीए फाइनल लेवल पे, वाइंडिंग अप के प्रोविजंस आपको फाइनल में है, इस साल नहीं है, ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ये भी सिंपल है, हमने ऑलरेडी देखा, ओनर्स अलग लोग हैं और मैनेजर्स अलग लोग हैं यहाँ पे। सेपरेट प्रॉपर्टी, ये भी बताया मैंने, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद के नाम से प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती है, एसेट्स होल्ड कर सकती है, बेच सकती है, खरीद सकती है, तो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। कॉमन सील ऑप्शनल है, तो पहले कंपलसरी कर दिया था 2013 में, जब ये कानून बनाया गया तब ये कंपलसरी किया गया था कि कॉमन सील आप सबको रखना ही पड़ेगा। बट फिर बाद में इनको लगा यार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कंपनी लॉ, तो इन लोग बनाना तो चाहते थे स्ट्रिक्ट, पर अति हो गया था, एकदम ही ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, तो इसीलिए फिर बाद में धीरे धीरे कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए, जिसमें से कॉमन सील भी एक पॉइंट था कि कॉमन सील को बाद में ऑप्शनल कर दिया गया, 2015 में अमेंडमेंट करके इसको ऑप्शनल कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसा है। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, एक सेकेंड, हाँ, तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। अब अगर कंपनी कॉमन सील नहीं रखती तो साइन कैसे करेंगे, तो उसमें फिर आर्टिकल्स में लिखते हैं हम, आर्टिकल्स में जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो आप, जैसे 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, तो आप उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स यानी क्या, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये वैसे टेबल एफ में बताया गया है, आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे टेबल एफ वैसे बोलता है
कि दो डायरेक्टर, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग साइन करेंगे। तो या तो दो डायरेक्टर करो, बट अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो वन डायरेक्टर प्लस वन सीएस, ये लोग साइन करेंगे। तो तीनों ऑप्शन है आपके पास। अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगाओ, नहीं है तो दो डायरेक्टर की साइन कर लो। अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है आपने तो उसकी भी साइन लगेगी। अब यहाँ जो कंपनी सेक्रेटरी बोला है ना, ये कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, ये प्रैक्टिसिंग सीएस की बात नहीं हो रही। तो जो कंपनी ने अपॉइंट किया है एज एम्प्लॉय, तो कुछ कंपनीज को करना पड़ता है, जो बड़ी कंपनीज है, जिनको नहीं भी करना पड़ता वो लोग भी कई बार करते हैं। तो अगर किया है तो फिर उसकी साइन भी लगती है, ठीक है। तो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट भी सेम है, कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल अगर एक पब्लिक कंपनी है तो, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो भी ट्रांसफरेबल होते हैं बट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर अगला कंसेप्ट फिर से रिवाइज ही करना है, कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट। व्हील का मतलब क्या था? पर्दा या घूंघट। देखो ये दिख रहा है, ये कॉर्पोरेट व्हील है, तो ये पर्दे में छुपे हैं लोग और उनको देख रहे हैं कौन है रे भाई। खैर ऐसा नहीं होता, बताता हूँ मैं क्या होता है। क्या है, इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या आजकल फोटो वोटो डालना पड़ता, क्योंकि बच्चे लोग बोर हो जाते कई बार, तो फोटो डाल दिए तो फोटो में कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे कुछ तो भी करेंगे, इसको टोपी पहनाएंगे, ऐसा कुछ तो भी करते रहते लोग। है ठीक है। हाँ करा होगा किसी ने तो, किया ही होगा एक आध ने, या पता नहीं अब आजकल वो ज़माना है कि नहीं। हमारे टाइम पे करते थे ऐसा बहुत सारा, आप भी करते ही होंगे क्या, अंदर से जो नेचर है वो थोड़ी जाता। जो है वो है ठीक है। ये तो छोड़ो, लोग वो पहले पेज पे फोटो रहती ना, उसमें मेरे को हैट वैट बनाया था एक ने, किसी ने हैट पहनाया, ऐसा पाइप वाइप लगाया और मेरे को फोटो भेजता, सर देखो कितना अच्छा। मैंने बोला वाह रे, डरते भी नहीं मेरे से, डरा करो। तो हाँ, तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को ही कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट बोलते हैं। मीन्स कंपनी को बनाने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोग अलग है और कंपनी अलग है। जो बाहर से दिखती है, ये जो कंपनी आपको बाहर से दिख रही है, वो एक अलग व्यक्ति विशेष है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी से। अब वैसे तो कंपनी इसका पैसा देगी, अगर कंपनी को मैंने फर्नीचर बेचा हो तो कंपनी पैसा देगी, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं होते, ये जनरल रूल है, क्योंकि ये अलग है और कंपनी अलग है, कंपनी अपने पैसे से पेमेंट करेगी, ठीक है। तो ये सिंपल जो कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट। पर इसका गलत इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। हम लोग जानबूझकर कंपनी बनाएंगे, ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाद में हम पैसा लेके भाग जाएंगे, हम बोलेंगे देखो कंपनी ने किया, हमने तो फ्रॉड नहीं किया। तो फ्रॉड भी किया जा सकता है ऐसा करके। और इसीलिए एक कंसेप्ट रखा गया है कि आप इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। दैट मीन्स आप इनको सेपरेट नहीं मानेंगे, जो कंपनी चला रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनको फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो जब गड़बड़ की जाती है, जब डायरेक्टर्स कंपनी की आड़ में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपको बाहर से दिख रही है वो कंपनी है, तो एक बुरखा दिख रहा है, एक घूंघट दिख रहा है, वो कंपनी है। लेकिन अगर वो कुछ गड़बड़ करते हुए पाई जाएगी तो ऐसे केसेस में वो घूंघट उठाया जाता है और उसके पीछे कौन लोग हैं उनको पकड़ा जाता है और उनको बोला जाता है तुमको पेनल्टी होगी। क्योंकि देखो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, अब जेल भेजना है तो कंपनी जेल जाएंगी क्या? देखे क्या अभी कभी आपने कंपनी जेल जा रही देखे क्या कभी? तो नहीं, कंपनी जेल नहीं जाती, आर्टिफिशियल है। तो कौन जाएगा? तो जो लोग उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो वहां भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाती है, ठीक है। तो ऐसा है। कौन कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाती है? तो पहला पैराग्राफ आपको कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट समझा रहा है। कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट का मतलब है कि कंपनी अलग है, उसको बनाने वाले और चलाने वाले लोग अलग है। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट विल। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, इसका मतलब है व्हेन वी आर डिसरिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, यानी जब हम कंपनी को और उसको बनाने वालों को, चलाने वालों को अलग नहीं मान रहे, तो उसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो दिया है, देखते हैं कब कब लिफ्ट हो सकती है कॉर्पोरेट विल। पहला है इन टैक्स मैटर्स, बहुत सिंपल से केसेस हैं।
मैं आपको एक बार बताऊंगा क्योंकि आ सकते हैं। अभी रिसेंटली 2 एग्ज़ाम पहले ही आके गए हैं, तो इसमें से मेरे ख्याल से एक बोनस वाला था वो आके गया था, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वाला। तो ये आके गए हैं, इवन इफ ये फाउंडेशन में है, बट इसका ये मतलब नहीं इंटर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंटर में आ सकते हैं, इसीलिए भले ही हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं बट देख रहे ज़रूर हैं। ठीक है, आप देखेंगे यही चीज़ अगर आप फाउंडेशन में पढ़ते थे तो हमको एक एक क्लास पूरी इसी पे लग जाती थी, बट अभी अपन थोड़ा सा स्पीड अप करके देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट विल टैक्स मैटर्स में कब लिफ्ट की जाती है? तो एक केस था, केस याद रखना है। याद रखना, क्या याद है आपको? सर दिनशॉ मानिक जी व्यतीत, याद है क्या ऐसा कुछ नाम? नाम तो सुना ही होगा। तो अंकल ने क्या किए थे? अंकल के पास थे बहुत सारी संपत्ति, खूब पैसा था, खूब। उन्होंने क्या किए थे? बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट किए थे, उससे इनकम आती थी और उनको टैक्स लगता था। अब आपको पता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स क्या होता है, अब आपने थोड़ा टैक्सेशन में शुरू भी कर लिया होगा। तो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है अपने यहाँ, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स लगता है। तो अगर मेरी इनकम बढ़ते जा रही है तो मुझे टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी जो इनकम है उसको बांट दूँ। ये एक्चुअल में भी करते हैं। आप देखो, आपके भी अगर घर, आप अगर समझो बिजनेसमैन फैमिली से हैं, तो आपका रिटर्न पिताजी जैसे 18 साल के होते हैं वो रिटर्न डालना चालू कर देते हैं। तो रिटर्न डालने का मेन एम क्या रहता है कि इनकम अपन बता दो, फिर भले ही अपने पास कैश में जमा होगा, कभी ब्लैक मनी आएगा, तो इनकम तो पहले से ही है ना। यानी रिटर्न पहले डाल दिया, रिटर्न डाला यानी आपने 2.5 लाख की इनकम बता दिया समझो, या 5 लाख की इनकम बता दिया, और टैक्स भी नहीं भरना पड़ा आपको। आपने इनकम उतनी खड़ी कर दी है। फिर समझो आपके घर में कैश में इनकम आई, ब्लैक मनी, आपने कुछ तो भी कैश में बेचा और पैसा आया। फिर आपके यहाँ अगर आएंगे इनकम टैक्स वाले, ये कहाँ से आया? तो आपके पास रिटर्न है, भले ही वो रिटर्न आपने ऐसे ही डाल दिया था, बट आप ये प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, कई बार होता है हस्बैंड वाइफ है, 2 जन घर पे बिजनेस है, एक बिजनेस ही है लेकिन वो बिजनेस का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो 2 फर्म बना लेते हैं। जैसे समझो उसमें 8 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, अब 8 लाख प्रॉफिट में टैक्स बहुत आ जाएगा, 20% टैक्स आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वाइफ के नाम से एक फर्म बनाते हैं, आधा प्रॉफिट उधर ट्रांसफर मार देते हैं। ये सब करना नहीं, ये सब करते हैं, ये गंदी बात है, ये चीज़ें नहीं करना, अच्छी होता है ये। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं ये करना ऐसा नहीं बता रहा हूँ, ये करते हैं लोग, अपन ने नहीं करना है, अपन ने रोकना है लोगों को। ठीक है, तो ये सब करते हैं लोग। तो लोग क्या करते हैं, 2 रिटर्न डाल दिए, इनकम उतनी ज बताए 8 लाख, लेकिन टैक्स 0 आ गया क्योंकि 2 जनों में बढ़ गया वो। वैसे ही यहाँ पे दिनशॉ मानिक जी व्यतीत करना चाहते थे, इन्होंने कंपनी बना के ये करना चाहा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बना लिया कंपनी, ऐसे इन्होंने 4 कंपनीज बनाए, और कंपनी बना के क्या किया, अपने जो पूरे इन्वेस्टमेंट थे, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया कंपनी को। जितने भी इन्वेस्टमेंट थे, शेयर्स हो गए, एफडी वगैरह हो गई, ये सब ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी के नाम से इन्वेस्टमेंट है, कल चल के इस पे जो इनकम आएगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड होगा या इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो ये इनकम किसकी होंगी? कंपनी की होगी, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। और उन्होंने ऐसा करके 4 कंपनीज बनाए, और चारों कंपनी को इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए। अल्टीमेटली इनकम आई कंपनी के नाम से, और इन्होंने इस इनकम को भी वापस ले लिया एज लोन, जो कभी वापस भी नहीं किया। जो इनकम आई वो भी खुद ने यूज किया। तो यहाँ पे जब इनका रिटर्न भरा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ध्यान में आया, अरे ये तो पिछले साल तो इनके इंटरेस्ट वगैरह की बहुत इनकम थी, इस साल कहाँ गई पूरी इनकम? तो देखा गया, पता लगा कि इन्होंने 4 कंपनीज बना के अपने इन्वेस्टमेंट पूरे यहाँ ट्रांसफर कर दिए, और उसके चलते इनकी इनकम जो थी वो इनकम अब कंपनी के नाम से आने लगी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, ये तो गलत है, ये तो चीटिंग कर रहे हो आप। तो यहाँ पे कोर्ट में केस गया, और कोर्ट ने बोला यस, ये जो कंपनी है इसका और कोई इंटेंशन नहीं है ये बनाने का, सिर्फ एक ही मकसद है कि हम टैक्स इवेजन करें। ये टैक्स प्लानिंग नहीं है, ये टैक्स इवेजन है। तो टैक्स इवेजन करना इनका मेन एम था। तो ऐसे केसेस में ये चारों कंपनीज को शैम घोषित किया गया, बोगस घोषित किया गया, और इनकी जो इनकम है ये इनकम को जोड़ा गया, इनकी इनकम नहीं मानते हुए ये दिनशॉ की इनकम मानी गई, और उनको फिर जो इनकम बढ़ गई थी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ा।
ठीक है, तो इंक्रीज्ड इनकम पे टैक्स देना पड़ा। तो ये केस हुआ था सर दिनशा मानिक के पतित, तो ऐसा केस हुआ था। ठीक है, ये मेरे क्लास में हो रहा क्या? सब में हुआ ना? हाँ, चलो ठीक है फिर। ऐसा होता ना कि लाइट गई है, अपन बोलते हैं अरे मेरे यहाँ गई क्या? हाँ वहाँ भी गई, चलो ठीक है, तो वैसे ही है, बाजू वाले के यहाँ भी लाइट गई तो चलता है। सिर्फ अपने क्लास में हो रहा तो फिर दिक्कत है। नहीं बट हो जाएगा वो ठीक। वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। जब केतु खराब होता है तो ये टेक्नोलॉजी दिक्कत देती है। राहु केतु होते हैं, दोस्त है दोनों। दोस्त क्या, एक ही है वो। हाँ, तो ये बताया था सर दिनशा मानिक जी पेतीत के केस में, जिसमें एक मिस्टर डी थे जिन्होंने 4 प्राइवेट कंपनीज बनाए और अपने पूरे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए उसमें, कंपनीज में, और जो भी इनकम आई उसको लोन के तौर पे वापस ले लिया, प्रिटेंडेड लोन्स। प्रिटेंडेड वर्ड इसीलिए यूज किया है क्योंकि वो प्रिटेंड किया, सिर्फ दर्शाया कि ये लोन है, एक्चुअल में लोन नहीं था, उन्होंने पैसा लिया और यूज कर लिया, वापस नहीं किया, which he never repaid. In the legal proceeding, the corporate wheels of all the companies were lifted and the incomes of the companies were treated as if they were of D. ठीक है, ऑल्सो अफर्म्ड सिमिलर केस हुआ था CIT वर्सेस श्री मीनाक्षी मिल्स। CIT का मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो CIT कमिश्नर ने केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट तक के वो केस गया था। ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सब आप कैसे पढ़ना है ये आपको पता है। ये AIR यानी क्या, तो हवा है नहीं, ऑल इंडिया रिपोर्टर एक बुक है, तो बुक का नाम होता है ये। ठीक है, फिर 1967 ये क्या है, ये ईयर होता है जिस साल केस डिसाइड हुआ, डिसीजन वाला ईयर होता है ये। ठीक है, केस फाइल हुए वाला ईयर नहीं होता। हो सकता है केस फाइल हुई होगी 5 साल पहले, बट वो ईयर नहीं लिखा जाता, जिस दिन डिसीजन आया वो। और ये कोर्ट होता है, कौन से कोर्ट का डिसीजन है, और उसका पेज नंबर। तो ऑल इंडिया रिपोर्टर नाम की जो 1967 की बुक है, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट का केस देखोगे पेज 819 में, वहाँ पे आपको ये केस दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, कोई काम का नहीं फिलहाल, बट जब आप आगे जाओगे और फिर प्रैक्टिस वगैरह में आओगे या आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो ये सब चीज़ें काम आती है फिर। अच्छा है, आना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वेयर द कंपनी इज यूज फॉर इवेजन ऑफ पर्सनल और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये भी केस याद होगा आपको, जोन्स वर्सेस लिपमैन। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक व्यक्ति था, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक मकान बेचने का, कि मैं एक मकान, हाउस प्रॉपर्टी सेल करूंगा। अगला व्यक्ति पैसा देने को तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए, इसके बाद इनको इच्छा नहीं हो रही थी यार मकान क्यों बेचे अपन, उनका मन बदल गया। वो आते हैं अपने CA के पास, CA को बोलते हैं भाई कुछ बताओ मुझे मकान नहीं बेचना है। अब अगर वो मना करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे मना भी नहीं कर सकते। तो ये CA के पास जाते हैं, CA बोलते हैं एक काम करो एक कंपनी बना लो। वो बोलते हैं ठीक है, कंपनी फॉर्म की जाती है। अब क्या, तो बोलते हैं ये जो घर है ये घर कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र कर दो। ये बोलता है ठीक है, चलो कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र कर देते, कर दिया ट्रांसफ़र। इसके बाद अब जब ये आएगा कि भाई मकान बेचने वाले थे, दे दो मुझे मकान के कागज़, तो वहाँ पे फिर अब हाथ खड़े कर देना, बोल देना मकान तो मेरे नाम से ही नहीं है, और आपका एक रूल है, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस। याद है ऐसा कुछ, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। तो तुम्हारा मकान ही नहीं है, तुम तो बेच ही नहीं सकते, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे इसने जब मकान मांगने गया तो सेलर बोल देता है मेरे नाम से है ही नहीं। पूछा जाता है किसके नाम से है, ये बता देता है वो एक कंपनी, और कंपनी के नाम से है मकान। अब यहाँ पे ये देखता है कि कंपनी किसने बनाया है, तो पता लगता है कि ये तो इसने खुद ही बनाया था। और क्यों बनाया था, सिर्फ ये ऑब्लिगेशन पूरा न करना पड़े इसीलिए। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, या तो कॉम्पेंसेट करो, बट यहाँ पे फैक्ट ये था कि इसके पास कॉम्पेंसेट करने के पैसे भी नहीं थे, और इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर किया गया था। याद होगा आपको, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बहुत कम केसेस में होता है, बट यहाँ पे ऑर्डर किया गया था। यहाँ पे कंपनी को सेपरेट न मानते हुए ये मकान इसका ही माना गया और कंपल्सरली इसको परफॉर्म करने बोला गया। ठीक है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी ज़बरदस्ती जो भी वादा किया था वो पूरा करने बोला जाना। ठीक है, सिंपल। तो वही है। अगला पॉइंट, कंपनी दोस्त है या दुश्मन है, याद है ये,
दोस्त और दुश्मन वाला भूल गए? विसरो मत, भूलो मत। चलो यहीं बना लेते। दो कंपनी थी डी कंपनी और सी कंपनी। अपन ने ये पिछले साल काफ़ी डीप में डिटेल में पढ़े थे। अभी थोड़ा ऊपर ऊपर बताता हूँ। समझो एक कंपनी है, कंपनी वन। नाम दिया है कि आपको? नहीं दिया है, तो मैं वन और टू नाम से ही बताता हूँ। इसने क्या किया, इसने एक कंपनी टू है CO2, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे कुछ गुड्स खरीदा, परचेस, पैसा देना बचा था। ठीक है, दोनों ही कंपनी रजिस्टर कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। दोनों ही कंपनी रजिस्टर्ड थे इंग्लैंड में। ये भी इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, ये भी इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है। तो बोथ द कंपनीज वर रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड। बट ये जो दूसरी कंपनी थी, कंपनी नंबर टू, इसके जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स थे, ये लोग जर्मन के थे। जर्मन एक मेटल होता है, नहीं उसकी बात नहीं हो रही, जर्मनी के थे, तो जर्मन के थे ये। और कुछ टाइम बाद जब ये कंपनी को पैसा देना था, कंपनी टू को, तो कंपनी टू भले ही रजिस्टर्ड इंग्लैंड में थी, लेकिन इसको जर्मन कंपनी माना गया। और यहाँ खास बात ये हुई थी, यहाँ झगड़ा हो गया था, किसका? इंग्लैंड और जर्मनी का। ये है वर्ल्ड वॉर के वक्त की बात, 1916 में डिसाइड हुआ था, 1914 में झगड़ा हुआ था। तो ये वर्ल्ड वॉर वन रहा होगा मेरे ख्याल से उस टाइम। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, 14, 15, 16 चल रहा था। ठीक है, तो दोनों देशों में झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हो गया तो कंपनी वन ने बोला कि हम तुमको पैसा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम हो दुश्मन, दुश्मन कंपनी हो तुम। दुश्मन, एक मूवी थी उसमें ऐसा म्यूजिक आती थी, दुश्मन, कोई तो भी मूवी थी एक, शाकाल, शाकाल था वो, टाइम पास, मराठी मूवी है। ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि मराठी मूवी है, तो बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन देखना कभी। उसके गाने भी खूब अच्छे थे, वो बहुत ही अच्छे गाने थे। मला वेड लागले प्रेमाचे, आहा हा, खूब खूब छान गाना था। ऐसा है। हाँ, किसी ने देखा होगा, देखे ना? हाँ, अच्छी मूवी है, देखना चाहिए, देखा करो। क्या हो गया? हाँ हाँ, चलो। सो ये एनिमी हो गई, दुश्मन हो गई। कंपनी वन बोलती है कंपनी टू को, हम तुमको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि अब तुम दुश्मन हो, और दुश्मन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। याद होगा आपको, एलियन एनिमी। तो एलियन एनिमी होने के कारण हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है उसको भी पूरा नहीं करेंगे जब तक कि झगड़ा खत्म नहीं होता। तो वो पैसा देने से मना कर देती है। और कोर्ट ने बोला कि यस, वैसे तो कंपनी दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी का कोई दिमाग नहीं होता, और दोस्ती और दुश्मनी दिमाग का खेल है। तो कंपनी किसी की दोस्त या दुश्मन तो नहीं हो सकती, पर अगर उसको बनाने वाले लोग दुश्मन कंपनी, दुश्मन कंट्री के हैं, तो मान लिया जाएगा कि कंपनी भी दुश्मन है। तो ऐसा केस यहाँ पे बताया गया था। मीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी को और उसको बनाने वाले लोगों को अलग नहीं माना गया। तो इनको, क्योंकि ये दुश्मन है, तो इसको भी दुश्मन मान लिया। ठीक है, तो हम वही पढ़ रहे हैं, कब कब हम उसकी व्हील को लिफ्ट करेंगे, तो सेपरेट लीगल एंटिटी हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसा है, सिंपल। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लिफ्टिंग कॉर्पोरेट व्हील वेयर कंपनी इज यूज टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। ये बोनस वाला एक केस है। देखो, यही चीज आपने फाउंडेशन में पढ़े थे, फाउंडेशन में थोड़ी डिफिकल्ट भी लगी होगी आपको, लगी होंगी? नहीं लगी थी? नहीं लगी थी? कुछ बोलते ही नहीं, समझा था कि नहीं? फाउंडेशन पास हुए आप लोग, इंटर में आए अपन। हाँ, तो पढ़े थे कि नहीं? ऐसा कुछ याद तो आ रहा है ना? तो उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन नहीं लगा था? अच्छा, डिफिकल्ट नहीं लगा था? अच्छा, नहीं डिफिकल्ट लगता है कंपनीज एक लोगों को, लेकिन ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ था, एक कंपनी होती है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। ये कंपनी क्या करती है, इसकी होती है बैलेंस शीट, बैलेंसेस की शीट। शर्मा सर बोलते हैं ऐसे, बैलेंस शीट यानी बैलेंसेस की शीट। अभी बताएंगे आपको,
थोड़ा थोड़ा अभी आपको पता लगेगा। ठीक है, फाउंडेशन में तो वैसे बताए होंगे। इसका होता है पी एंड एल अकाउंट। क्या होता है, बोनस कैसे देते हैं पहले ये बताता हूं मैं। बोनस देने के लिए क्या होता है ना, अरे इंक खत्म हो गई। हाँ है। हाँ, तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री में क्या हुआ था, ये जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री है इसने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे थे एज इन्वेस्टमेंट। शेयर्स को इन्वेस्टमेंट करके खरीदी थी। इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखते आपको, अब इतना तो पता होगा, है ना। तो ये आपकी असेट्स है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, साइंस वालों को भी पता होना चाहिए, नहीं तो सर मैं साइंस वाला हूँ, होता है बहाने मारते कई बार लोग, लेकिन इतना पता होता है। अब इतना आगे तो आ गए, तो ठीक है। हाँ, तो शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की इनकम आएगी कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे डिविडेंड की इनकम आ रही है, डिविडेंड की इनकम आएगी, यहाँ आएंगी क्या, फिर बताते नहीं आप, कहाँ आएंगी, इधर आएंगी, राइट साइड। डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं बोलते आप, राइट साइड लेफ्ट साइड बोलते हैं, है ना। प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कहाँ आता है, अच्छा लेफ्ट साइड आता है। अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा, शर्मा सर बोलेंगे राइट लेफ्ट ये सब मत करो, फिर प्लस माइनस मत करो, डेबिट क्रेडिट से सीखो। तो डेबिट क्रेडिट से सीखा करो। सो आपकी इनकम आई, डिविडेंड आया, वो क्रेडिट होगा पी एंड एल में। फिर आपका प्रॉफिट दिखेगा। अब समझो आपका अगर ये डिविडेंड है तो इसके कारण प्रॉफिट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। प्रॉफिट बढ़ गया तो बोनस ज़्यादा देना पड़ता है। प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो इसके नीचे बनता है एप्रोप्रिएशन। ये नहीं पता होगा शायद आपको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पता है। अच्छा, मैं मेरे को पढ़ के देखो जमाना हो गया, अब मेरे को नहीं पता भाई फाउंडेशन में क्या होता क्या नहीं होता। तो अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ उस हिसाब से, तो मुझे नहीं पता तो आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और मैं अकाउंट्स वगैरह का कोर्स नहीं देखते बैठता। तो जैसे आपको शर्मा सर बताएंगे कि आप ये वाला पॉइंट लॉ वाले सर से पूछ लेना, ऐसा बोलेंगे सर, बहुत सारी जगह बोलेंगे, एक दो जगह नहीं बहुत सारी जगह। तो सर ऐसा बोलेंगे क्योंकि मैंने बोला ना लॉ और अकाउंट्स कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो। तो आपको दिखेगा बहुत सारी जगह शर्मा सर बोलेंगे कि ये आप लॉ वाले सर से पूछना, तो वो बताएंगे। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका रहूँगा आपको, फिर आप वहाँ पे बताओगे सर को, हाँ सर सर ने बताया ऐसा है वैसा है। तो ऐसा होगा, बहुत सारे केस में ऐसा होगा। ठीक है, सो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के कारण, प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण बोनस जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। बोनस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जितना प्रॉफिट होता है उसके प्रपोर्शन में परसेंटेज बेसिस पे बोनस बांटना पड़ता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965 का, पहले आईपीसीसी के कोर्स में हुआ करता था, अब हटा दिया गया है, अब आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नहीं होता। बट फिर भी बोनस जो होता है ये प्रॉफिट के ऊपर आपको देना पड़ता है, समझ लो 20% आपको देना है। अब क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है तो बोनस भी बढ़ जाएगा, और इसीलिए ये कंपनी क्या करती है, कंपनी सोचती है यार ये शेयर्स अगर अपन यहाँ से हटा दें तो ये इनकम यहाँ से हट जाएगी, इनकम अगर हट गई प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो बोनस भी हमको कम देना पड़ेगा। और इसीलिए ये क्या करती है, ये कंपनी बनाती है एक सब्सिडरी कंपनी, और सब्सिडरी को पूरे के पूरे शेयर्स ट्रांसफर कर देती है। और इस कंपनी का कुछ काम नहीं होता, सिर्फ इतना ही काम होता है कि शेयर्स को होल्ड करो। इसके पी एंड एल में अब ये इनकम आ जाएगी, ये जो इनकम है अब ये आएगी यहाँ पे। इसके कारण यहाँ से इनकम हट गई और यहाँ से प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो बोनस कम हो गया। जब बोनस बांटा गया तो एम्प्लॉयज को लगा यार इस बार इतना कम बोनस क्यों आया, हर साल तो अपने को अच्छा खासा बोनस आता है। फिर उन्होंने बैलेंस शीट वगैरह देखे, उनको पता लगा कि ये जो शेयर्स थे शेयर्स नहीं है, कहाँ गए, ये तो बेचे भी नहीं। तो पता लगा कि वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए गए, जो कि एक सब्सिडरी बनाएगी 100%, और उसको पूरे के पूरे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। और इस कारण डिविडेंड इधर चला गया, यहाँ से हट गया, और प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो हमारा बोनस कम हो गया। उन लोगों ने हल्ला किया, हल्ला है ना, चिल्लाया नहीं, कोर्ट चले गए,
इसीलिए केस का नाम आप देखोगे एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री और वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, ऐसा नाम है वो। ठीक है, तो वर्कमैन उन्होंने ही केस फाइल किया था। ठीक है, सो यहाँ पे जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये शेयर्स को यहाँ नहीं माना जाएगा। हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे ये शेयर्स इसी कंपनी के हैं, यानी ये कंपनी को सेपरेट एंटिटी नहीं मान रहे हम। जो भी शेयर्स है इसके हैं, जो भी इनकम है इसकी है, और इसीलिए इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो प्रॉफिट अगेन बढ़ गया, और अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो बोनस फिर से बढ़ गया। तो जो इंक्रीज्ड प्रॉफिट है उसके ऊपर बोनस देने को फिर बोला गया। तो ये एक और केस था जो आपने फाउंडेशन लेवल में काफ़ी डीप में पढ़ा है। यहाँ पे भी दिया है बट उतने डीप में हमने नहीं पढ़ा। वैसे बता ही देता हूँ मैं डीप में, मेरे को पता नहीं, वो मेरे अंदर ऐसा है कि मैं कोई स्किप नहीं कर पाता चीज़, तो ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। इस सीए की एग्ज़ाम्स ऐसी होती है जिसके कारण आपकी स्किप करने की आदत छूट जाती है। कुछ भी आ जाता है ना, तो स्किप कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये केस है। यहाँ उतना डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ एक लाइन में समझाया कि कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई थी क्योंकि कंपनी ने एक सब्सिडरी बना के अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र किया था ताकि बोनस जो है वो कम देना पड़े। ठीक है, ऐसा है, एक लाइन में समझ जाता है, सिंपल। और ये एक पॉइंट है जिसमें फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई थी, जिसमें एक टेलीकॉम का टेंडर था। तो दो चार लोग मिलके एक टेलीकॉम का टेंडर भरते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक अलग कंपनी बनाते हैं, एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी के नाम से टेंडर भरते हैं। गवर्नमेंट इसको मना कर देती है, गवर्नमेंट बोलती है तुम तो नए हो, नया है वह, तो नई कंपनी होने के कारण हम तुमको कोई भी टेंडर अलॉट नहीं करेंगे। लेकिन ये बोलती है कंपनी की नहीं नहीं, हम भले ही नए हैं लेकिन हमको बनाने वाले जो लोग हैं इनका तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो टेंडर अलॉट करना चाहिए इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो कंपनी को सेपरेट एंटिटी नहीं मानना चाहिए, और कोर्ट ने भी यही बोला कि कंपनी को आप सेपरेट मत मानो, जो लोग हैं जो उसके पीछे काम कर रहे हैं वो लोगों का एक्सपीरियंस काउंट किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ अवॉर्डिंग द टेंडर। ठीक है, तो ये एक और केस था, सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ अगर बचपन की चीज़ रह गई होगी तो वो भी क्लैरिफाई हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो जो चीज़ अपन ने देखो फाउंडेशन में पढ़े थे ना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है। फाउंडेशन में जो चीज़ पढ़े थे हो सकता है वहाँ डिफिकल्ट लगी होगी, जैसे इंटर में आए ना पता नहीं अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता। तो ऐसा होता है कि जो फाउंडेशन में डिफिकल्ट भी लगता था वो एकदम हल्के में ले लेते अपन, और एक्चुअल में हो जाता है वो आसान हो जाता है, वो पता नहीं क्यों वो होता है, अंदर से होता। तो जो चीज़ वहाँ पे दिक्कत देती थी यहाँ पे देखोगे आप आसानी से कर लेते हो वो चीज़ें। ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ये भी ख़त्म करते हैं। तो 2-3 दिन में अपना पूरा जो रिवीजन वाला पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में ही हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। तो कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अपने लिए वही कंपनी है जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या किसी पुराने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। और बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? सो बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर वर्ड है। हर एक वो चीज़ जिसकी सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होती है, कॉमन सील ऑप्शनल है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। जैसे एलएलपी, एलएलपी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी एक अलग व्यक्ति विशेष है, पढ़ा है आपने, पढ़ा है कि नहीं? एलएलपी एक्ट पिछले साल था, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, याद है? बचपन में देखा था। तो एलएलपी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, वो भी एक अलग व्यक्ति विशेष है। एलआईसी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, आरबीआई इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, इवन बैंक्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। बट ये कंपनी नहीं है क्योंकि ये हमारे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो हमारे लिए कंपनी है, बाकी सब चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट में कवर हो सकती है। ठीक है, तो वही दिया है, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्संस विच इज इनकॉर्पोरेटेड, ये भी इनकॉर्पोरेट होते हैं। इसीलिए आप एक पार्टनरशिप फर्म को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलोगे क्योंकि इट इज़ नॉट अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, वहाँ भी लोग हैं मिले हैं लेकिन वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। जो सेपरेट एंटिटी बनती है उसको ही हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स, 3 क्वालिटीज़ होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स, परपेचुअल सक्सेशन, अमरत्व, कॉमन सील सिग्नेचर। कॉमन सील इज ऑप्शनल। कॉमन सील मीन्स रबर स्टैंप नहीं होता, एक मेटल की सील होती है वो। ठीक है, तो मेटल की सील रहती है, उसको ऐसा लगाओ, स्टेपलर टाइप होता है, तो वो पूरा उसमें छप जाता है, तो वो अलग चीज़ होती है।
फिर हाँ, तो कंपनी शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर एक्सप्रेशन. कंपनी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि कंपनी भी सेपरेट एंटिटी है. तो ऐसा बोल सकते हो आप कि कंपनी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर वर्ड, उसमें एक कंपनी भी आ सकती है. ठीक है. तो बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स एक कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, या एक स्टैट्यूटरी कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी मीन्स जो एक अपने खुद के एक्ट में रजिस्टर्ड हुई. स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, तो जो लॉ के तहत बनाई गई, जैसे LIC. LIC इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कंपनी. फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी हमारे लिए कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है क्या, तो नहीं. तो ये हमारे लिए कंपनी नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी. और ऑल्सो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक को पैसा देने का काम करते हैं, लोन देना, पैसा लेना, वो. नेशनलाइज बैंक्स, बैंक्स जो होते हैं वो. इवन प्राइवेट बैंक्स. वैसे प्राइवेट बैंक्स बाहर रजिस्टर्ड होते हैं, भारत में भी रजिस्टर करते हैं, बट वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के तहत ही काम करते हैं. ठीक है. तो बाहर के बैंक भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं. फिर एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. ठीक है. तो नेशनलाइज बैंक, इवन प्राइवेट बैंक भी कवर होंगे. प्राइवेट बैंक यानी जैसे HDFC है. HDFC कौन सा बैंक है, तो प्राइवेट बैंक है वो. ठीक है. बट वो अपने यहाँ पे भी रजिस्टर्ड है. इवन शेयर मार्केट में उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे होते हैं. आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में HDFC और HDFC बैंक, इनका निफ्टी में बहुत ज़्यादा भार है. ये तीन कंपनी अगर चेंज हुई ना, निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है. सिर्फ तीन कंपनीज. रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा मार्केट कैप है उसका, मेन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है. कई बार ऐसा होता है पूरे शेयर्स नीचे है और रिलायंस ऊपर है, इसीलिए मार्केट ऊपर दिखता है. तो ऐसा भी होता है, क्योंकि निफ्टी वगैरह क्या है ना, ये एक इंडेक्स है. सब शेयर्स को गिन के वो उस पर वेट देते हैं. आप कभी नेट पे सर्च करना, गूगल पे, आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा वेट है रिलायंस का. उसके बाद HDFC और HDFC बैंक का. ये दोनों अलग चीज़ है. HDFC अलग है और HDFC बैंक अलग है. ठीक है. तो HDFC फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, फाइनेंस कंपनी है, और HDFC बैंक एक बैंक है. ये दोनों अलग चीज़ है. ठीक है. तो ऐसा है. ठीक है. अभी IPO भी आ रहे हैं मेरे आजकल, पता नहीं, उम्र हो गई शायद, होता है कभी कभी. अभी एक आया था इंडिगो पेंट्स का, वो मुझे नहीं मिला था. IRFC का आया था, वो भी मुझे नहीं मिला था. और एक मुझे मिला था होम फर्स्ट का, वो मुझे मिला भी था. होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी है, तो मैंने उसमें पैसा डाला था और बढ़ा भी अच्छा खासा. यानी 15,000 मिनिमम रहता है. सेबी का लॉट साइज़ है 15,000, कम से कम होना चाहिए आपके पास, तो उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं. और उसके बाद अगर लिस्टिंग अच्छी हुई, ज़रूरी नहीं अच्छी हो, कई बार नीचे भी खुलते हैं. जैसे मैं एक में बहुत बुरा फंसा था. एक GIC था, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो उसका IPO खूब ऊपर लिया था मैंने और वो बहुत नीचे खुला था. तो ऐसा होता भी है. बट ये वाला अच्छा निकला. 15,000 डाले थे और 20-22 हज़ार कुछ तो भी मिल गए. तो होता है, सिर्फ 10 दिन में पैसा कमा लो, होता है ऐसा. ठीक है. हाँ चलो, तो थोड़ा एक बार देखना रेलवेयर का IPO को, एक बार देखो. रेलटेल जो है उसका IPO एक बार आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको उसकी आइडिया आएगी. थोड़ा बहुत पता करके रखो, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा. जब अपन प्रॉस्पेक्टस देखेंगे, प्रॉस्पेक्टस कैसा होता है, तो इसमें आपको एक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दिखेगा. आप जब उसके बारे में डिटेल देखोगे तो आपको पूरी डिटेल पढ़ना है, तो एक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का ऑप्शन रहेगा, वो क्लिक करोगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा. तो मेरे को पता है आप डाउनलोड कर भी लोगे तो पढ़ोगे नहीं वो कभी. प्रॉस्पेक्टस बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है वो, यानी 600-700 पेजेस में एक डॉक्यूमेंट बना होता है वो प्रॉस्पेक्टस. तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है. बट फिर भी अपने को पढ़ना है, अपन पढ़ेंगे, थेरोटिकली भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली भी मैं काफ़ी कुछ उसके बारे में आपको बताऊंगा. ठीक है. तो प्रॉस्पेक्टस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो इशू करने के बाद ही आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं. तो जब जब पब्लिक से पैसा रेज करना है तो प्रॉस्पेक्टस इशू होते हुए आपको दिखेगा. ठीक है. तो ऐसा है. फिर बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है. ये कोई खास काम का नहीं है. ये भी पिछले साल आपने वैसे देख चुके हैं. क्या कंपनी एक नागरिक है, सिटीजन है? तो नहीं, सिटीजन तो कैलकुलेटर है ना. कैलकुलेटर था ना, पढ़े थे आपने. तो एक बार ऐसे ही इसका जोक बताया था क्या मैंने आपको? बताया होगा तो फिर नहीं बताता फिर से. इसके ऊपर बताया था, एक आध बैच में बताया होगा.
अब यहाँ 3 बैच वाले बच्चे बैठे हैं ना, अप्रैल, जून और जुलाई। तो एक आध कोई बैच में शायद बताया होगा। जुलाई नहीं, अगस्त। जून और अगस्त, जुलाई बैच नहीं हुई ना इस बार, अगस्त बैच हुई। तो अगस्त बैच वाले लेकिन सही में इतना कम टाइम में कर लिया ना, बहुत ही मैं एकदम, मैंने अच्छा लगा बहुत, क्योंकि टाइम बहुत कम था, उनकी बैच बहुत ही लेट चालू हुई। ऐसा हुआ है कि बैच खत्म हुई और कुछ दिन बाद उनको पेपर देना था, ऐसे हालत थी। वो तो अच्छा हो गया, पोस्टपोन हुए, बट फिर भी बहुत अच्छा कर लिए। तो मैं इतना, मेरे को खुद को लग रहा था कैसे करेंगे बच्चे लोग, लेकिन काफ़ी लोगों ने किया। अच्छी बात है, करना चाहिए। तो खैर, तो सिटीज़न सिटीज़न कैलकुलेटर होता है, छोड़ो, बताया था ना, बस हो गया। एक बार की बात है, एक लड़की जाती है कैलकुलेटर खरीदने, बहुत ही बकवास जोक है, आप टमाटर वमाटर फेंकना चालू करोगे, ऐसा जोक है। तो एक लड़की जाती है कैलकुलेटर खरीदने, आगे वाला दुकानदार उसको पूछता है कैसी हो। अरे दो कार्यकर्ता। हाँ। हाँ, तो दुकानदार पूछता है कैसी हो, वो बोलती है बस बढ़िया, आप बताओ। एक्चुअली दुकानदार पूछ रहा था केसी हो, दूं क्या, केसी हो कैलकुलेटर, केसी हो। ठीक है, ठीक। बोला था ना टमाटर फेंकोगे, है नहीं आपके पास, नहीं तो फेंके होते आपने। ठीक है, कभी कभी बहुत ही बकवास फेंकता हूँ मैं, बहुत ही बकवास। बट लेकिन जरूरी भी है, देखो इतने देर बैठने के बाद आप इतने, मेरे को पता है क्या हालत होती है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा कंसंट्रेशन बहुत बकवास है। तो मेरे को थोड़ा सा किसी से आवाज़ आई कि मेरा कंसंट्रेशन पूरा बिगड़ जाता। तो मेरे को पता है, तो इसीलिए ये सब जोक वगैरह फेंकते रहना पड़ता है बीच में, एकदम ही पांचट हो। तो भी आपको एक ये तो लगता है ना, यार क्या बकवास फेंक रहे सर, कम से कम एक अंडा टमाटर होता तो कुछ तो एक ध्यान आता है एकदम से। तो वो अटेंशन गेन करने का एक तरीका होता है मेरा। तो ये मैं जानबूझ के करता हूँ, इतना पांचट में हूँ नहीं। आप सोचोगे सर घर पे भी ऐसे ही करते क्या आप, तो नहीं। भगा देंगे मेरे को घर वाले। तो ये चीज़ें क्या है ना, क्लास के हिसाब से रहती है। ये सुबह की क्लास में मैं इतना नहीं करता, सुबह की क्लास रही तो मैं कभी आपको ऐसे एकदम पांचट मारते हुए नहीं दिखूंगा, एकदम पांचट, क्योंकि सुबह की क्लास है, आप फ्रेश फ्रेश रहते हैं। बट यहाँ पे एकदम पूरे दिन भर आप सुनते हुए आए हैं, और 3 3 लेक्चर्स हो जाते हैं, 3 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर लॉ बैठे हो आप, फिर उसमें भी कैसे तो भी बैठ रहे हैं। अभी तो आदत होने की होगी, कुछ टाइम बाद आदत हो जाएगी, अभी तो ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, तो कुछ टाइम बाद आदत हो जाएगी। सो इसीलिए ये सब फेंकना पड़ता है बीच बीच में, कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसा करता हूँ। तो खैर ठीक है, चलो इतना देखते हैं। क्या कंपनी सिटीजन है? द आंसर इज नो। कंपनी की एक नेशनलिटी होती है, उसका देश होता है, जैसे इंडियन कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है। डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल मीन्स रहवासी स्थान, यानी कहाँ रहते हैं। जैसे आपने कभी अगर ऐसी कोई एग्जाम दिया होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने बोलते हैं वो लोग। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने आप कहाँ जाते हैं? तो आप जाओगे जिले में, कोर्ट वगैरह के आसपास, वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। उसमें सिर्फ बताना पड़ता है कि मैं यहाँ यहाँ पे रहता हूँ। तो वो वहाँ पे फोटो कैमरा रहता है, बोलते हैं कैमरे में देखो, जब अपन इधर देखेंगे तभी फोटो खींचेंगे वो, ऐसा होता है। हाँ, तो उसमें फिर वो लिख के देते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ यहाँ रहता है, वो सर्टिफिकेट प्रूफ है, उसको हम बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होता है वो। तो वही है, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस दोनों एक ही चीज़ है, आप मान सकते हैं। बट इट इज़ नॉट अ सिटीजन, क्योंकि सिटीजन होने के लिए नेचुरल पर्सन होना अनिवार्य होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो वही है, देयर फोर इट कैन नॉट बी सेट टू हैव फंडामेंटल राइट्स। एज पर सिटीजनशिप एक्ट नेचुरल पर्सन ही भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल। फिर ये पार्टनरशिप और इसका डिफरेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, आज मैं 5 मिनट जल्दी छोड़ देता हूँ आपको। नहीं, वैसे पढ़ सकते थे, बट ये अभी मैं चालू करूँगा फिर बीच में रोक दूंगा, तो कोई मतलब नहीं है। एक साथ में पूरा प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी और सब जितने भी टाइप्स है, ये एक साथ अपन देख लेंगे, क्योंकि पता है आपको सब नहीं होंगे, क्योंकि अलग भी कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाले भी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा रुक के देखेंगे अपन, ठीक है। जैसे सब्सिडरी कंपनी, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। कोई डाउट्स होंगे तो डाउट पूछ सकते हैं। देखो कितने उतावले रहते ना, बाहर भी निकल गए। मेरे को पता है वैसे ये नेचर इंसान का कैसा होता है। सो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, दूर वाले जो दूर ध्वनि का इस्तेमाल करके हमको सुन रहे हैं, कोई भी डाउट? नहीं है?
चलो ठीक है। हाँ, एक डाउट आया है सर, ये स्ट्रीमिंग चैनल पर रहने देना क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, 5 घंटे बाद रिजॉल्व होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है। चलो ठीक है। तो हाँ, तो आज की क्लास को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में हम आगे की बातें करेंगे। चलो, थैंक यू। सर